हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का इकोनॉमिक्स करंट अफेयर का टॉपिक 5 है, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड करंट अफेयर को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, कृषि विज्ञान केंद्र, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया को स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इस रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में लगभग हर एक साल पूछ ही लेता है। फ्रेंड्स, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर न्यूज में है तो क्यों न्यूज में है? क्योंकि कैबिनेट ने अभी अभी लगभग 7 की स्कीम्स को अप्रूव कर दिया है। उन स्कीम्स के लिए जो भी फंड का एलोकेशन था उसको भी अप्रूव कर दिया है, और वह है 14,235 करोड़ अप्रॉक्स। फ्रेंड्स, इन न्यू स्कीम्स का क्या एम है? टू इनहेंस लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ फार्मर्स, टू इनहेंस इनकम ऑफ फार्मर्स। और फार्मर की कंडीशन कैसे सही हो सकती है? यदि फार्मिंग एक्टिविटी टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो जाए, मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर हो जाए, तो सर्टेनली फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। फ्रेंड्स, इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने लगभग 7 एग्रीकल्चरल स्कीम्स को लाया है, जो इस प्रकार से है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसका डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत बनाना है, स्ट्रेंथन करना है। तीसरा, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। क्या होता है? लेटर ऑन वी विल डिस्कस। फोर्थ, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फिफ्थ, सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। सिक्स, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस। एंड द लास्ट वन इज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, फार्म एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वे नेचुरल होते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर उसको डिप्लीट करता है, तो नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करना भी हमारा एम है, ताकि हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना सके। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कुछ डेटा फैक्ट की, जो कि नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSO, इसने एक रिपोर्ट निकाला है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, जो कि 2011-12 से लेकर के 2022-23 तक का डेटा है। यह कहता है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर लगभग 18.2% कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एज पर 2022-23। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बिटवीन 2011-12 से लेकर के 2022-23 तक, इस पीरियड में जो क्रॉप सेक्टर का शेयर है वो 62.4% से घट करके 54.3% हो गया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक और फिशिंग, ये स्टीडली इंक्रीज हुए हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ डेटा फैक्ट्स थे, जिसमें कहीं पर डिक्लाइन हुआ है तो कहीं पर इंक्लाइन हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इनहेंसमेंट हुआ है। फ्रेंड्स, डिक्लाइन होने का कारण क्या है? कुछ इशू इससे रिलेटेड जरूर होंगे, तो हम बात करते हैं इशूज। सबसे पहला इशू है फ्रेंड्स टेक्नोलॉजिकल इशू। अगर हम कंपेयर करें फ्रेंड्स चाइना, ब्राजील से, तो हमारा देश ओनली 47% ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मैकेनाइजेशन के थ्रू करता है। वहीं पर अगर हम चाइना को देखें तो 60% मैकेनाइजेशन है, ब्राजील 75% मैकेनाइजेशन है। फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे इशूज की बात करते हैं, वह है R&D चैलेंजेस। हमारा देश एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.4% ऑफ एग्रीकल्चर GDP खर्च करता है। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स चाइना, ब्राजील और इजराइल, तो हमारे देश से कई ज्यादा गुना इस पर खर्च करते हैं। वहीं पर फ्रेंड्स अगर तीसरे इशूज की बात करें, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर,
Around 51% of the net sown area in India depends upon rain-fed agriculture. हमारा मोर देन 51% नेट सोन एरिया मॉनसून पर डिपेंडेंट है फ्रेंड्स। मॉनसून का नेचर यदि इरेटिक हो गया, एल नीनो हावी हो गया, तो फिर क्या होगा? एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगा फ्रेंड्स। चौथा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कोब वेव फेनोमेना। हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टर्म इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कोब वेव फेनोमेना? फ्रेंड्स, लेट्स सपोज टोमेटो की बात करते हैं। एक समय में यह 10 रुपए किलो बिकता है, एक ऐसा समय आता है जब यह 400 रुपए किलो बिकता है। क्या कारण है फ्रेंड्स? मिसमैनेजमेंट, वीक नेचर ऑफ फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, वीक नेचर ऑफ डिलीवरी सिस्टम। यानी अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का लिमिटेड होना और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इनसफिशिएंट होना, ये दोनों मिलाकर के एक फेनोमेना बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कोब वेव फेनोमेना। यानी फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड है, वीक है, तो हम एग्रीकल्चर को टोमेटो को प्रोसेस नहीं कर पाए, तो टोमेटो क्या हो गया? खराब हो गया। जैसे ही खराब हो गया तो मार्केट में डिमांड तो है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। यानी लार्ज फ्लक्चुएशन हो जाता है कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के प्राइसेज में ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ड्यू टू लिमिटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट। होप आप समझे होंगे कोब वेव फेनोमेना क्या होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया, क्यों न्यूज में है फ्रेंड्स? ऑलरेडी हम लोगों ने न्यू 7 स्कीम्स को देखा, उसमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर को भी मेंशन किया गया था। कैबिनेट ने अप्रूव किया है सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जो कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर होगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या है, तो इंश्योर करेगा इस स्कीम के तहत हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स, वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल। क्या फ्रेंड्स? हाई क्वालिटी सीड्स, वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल फार्मर तक पहुंचे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के यील्ड को इंक्रीज करना, यील्ड्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को इंक्रीज करना, इनहेंस करना, क्लाइमेट रिजिलिएंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स को एडॉप्ट करना, प्रमोट करना, और वहीं पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, डिजीज कंट्रोल मेजर्स को अपनाना। यानी क्लीन प्लांट प्रोग्राम प्लांट को क्लाइमेट रिजिलिएंट रखेगा, वायरस फ्री रखेगा और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के यील्ड को इंक्रीज करेगा। होप आप समझे होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही जानकारी रखना है कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, यानी हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। कह देगा कि यह डीप ओशन से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड है, तो तुरंत हम इसको कट कर देंगे। होप आप समझे होंगे फ्रेंड्स। मूव करते हैं आगे। अगर हम बात करें क्लीन प्लांट प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन की, तो इसको इंप्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। यानी कोई सिंगल बॉडी इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा, मल्टीपल बॉडीज एक साथ मिलकर के इसको इंप्लीमेंट करेंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहां पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंग्रेडिएंट से उसका मैंने एक फोटो बना रखा है, देखिए इसको। अगर कुछ और डेटा फैक्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया से, वह है हॉर्टिकल्चर सेक्टर 13.1% ऑफ इंडिया ग्रॉस क्रॉप एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 13.1%
जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 90% है जो कि डोमिनेट कर रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैक्स 90% ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडेड जो 18.2% था उसका 33% हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया की पोजीशन इन कंपैरिजन टू चाइना एंड अदर कंट्रीज, वह है सेकेंड। इंडिया रैंक्ड सेकेंड ग्लोबली इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में एक नंबर पे कौन है? चाइना फ्रेंड्स। दो नंबर पे कौन है? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स बनाना, मैंगोज एंड पपाया, इनके प्रोडक्शन में इंडिया कितने नंबर पे है? तो एक नंबर पे है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को, तो ग्लोबली हम कितने नंबर पे आते हैं? एक नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर। फ्रेंड्स 14th हमारा ग्लोबली रैंक है फ्रेंड्स, 14th वेजिटेबल के एक्सपोर्ट में, और वहीं पे फ्रूट्स के एक्सपोर्ट में 23rd। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करने को स्टेटमेंट में दे सकता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर सेक्टर फार्मिंग एक्टिविटी, फार्मर्स और हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इनिशिएटिव लिए गए होंगे। उसमें सबसे पहला इनिशिएटिव है फ्रेंड्स मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। यानी सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात नहीं करें, और भी बहुत सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करें, जैसे ऑर्नामेंटल्स, फ्लावर्स, कोकोआ, बॉम्बू, मशरूम्स, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे किसमें फ्रेंड्स? हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर। और इन सबको इंक्लूड करने के लिए हमने एक स्कीम बनाया, वह है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। फ्रेंड्स यह एक फ्लैगशिप स्कीम है, बड़ा स्कीम है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-06 में आया था, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया था, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड को लाया गया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर नागालैंड में एस्टेब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स अगर हम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से आगे बढ़ते हैं तो वह है चमन। चमन किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? चमन का इस्तेमाल क्या होगा? तो इस स्कीम के तहत मिशन के थ्रू रिमोट सेंसिंग डेटा, फील्ड सर्वे फॉर बेटर हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर मैं चमन का फुल फॉर्म बताऊं आपको, वो है कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। फ्रेंड्स ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ग्राउंड का सर्वे करना, उस ग्राउंड को सर्वे करके सॉइल को देख करके टेस्ट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्रकार के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यहां पे डेवलप किए जा सकते हैं, कल्टीवेट किए जा सकते हैं, वे सारा काम चमन इनिशिएटिव के थ्रू होगा। चमन इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? हॉर्टिकल्चर मिशन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरा इनिशिएटिव, वह है सुरक्षा। सुरक्षा कहूं तो सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। फ्रेंड्स क्या होगा यदि फार्मर ने फ्लावर्स लगाया, फार्मर ने फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगाया और किसी कारणवश वह खराब हो गया, तो फिर उसकी सुरक्षा इस सुरक्षा स्कीम के तहत करेगा। यानी इंस्टेंट सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा किसको फ्रेंड्स? उस फार्मर को
कैसे? विया ई रूपी वाउचर्स। होप आप समझे होंगे। फ्रेंड्स, इनिशिएटिव में हमने क्या देखा? मिड्स, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। दूसरा चमन, चमन कहने का मतलब फ्रेंड्स रिमोट सेंसिंग डेटा को इस्तेमाल करेगा जियो इंफॉर्मेटिक्स नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए। फ्रेंड्स, तीसरा क्या देखा? सुरक्षा। सुरक्षा, सुरक्षा क्या है फ्रेंड्स? यदि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स डैमेज हो जाए, इंस्टेंट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ई रूपी वाउचर के थ्रू, यानी सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक, वह है कृषि विज्ञान केंद्र। फ्रेंड्स, लेट सपोज यह एक इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन का हम नाम रख देते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। क्या करेगा फ्रेंड्स? अगर इस फार्मर को ट्रैक्टर की जरूरत है तो ट्रैक्टर भी यहां से ले आएगा। अगर इस फार्मर को सीड्स की जरूरत है, सीड्स भी यहां से ले आएगा। अगर इस फार्मर को किसी प्रकार की नॉलेज चाहिए, नॉलेज कैसा नॉलेज फ्रेंड्स? कि इसका सॉइल किस प्रकार के क्रॉप्स के लिए सुइटेबल है, तो इस नॉलेज को भी यह इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड्स, ये जो इंस्टीट्यूशन इतने प्रकार के नॉलेज जो डिलीवर कर रहा है फार्मर को, इतने प्रकार के नॉलेज का जो सोर्स है, उसी केंद्र को कृषि विज्ञान केंद्र रेफर किया गया है। यानी कृषि विज्ञान केंद्र क्या करेगा? लोकेशन स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। किसको सपोर्ट करेगा फ्रेंड्स? एग्रीकल्चर रिलेटेड इंटरप्राइजेज को। फ्रेंड्स, यह डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूशन होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कृषि विज्ञान केंद्र किसका पार्ट होता है, तो यह नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम का पार्ट होता है, जो क्या करता है फ्रेंड्स? नॉलेज रिसोर्स सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी काम करता है। ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल के तहत बताया फ्रेंड्स। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कृषि विज्ञान केंद्र की आइडिया को, तो मनमोहन सिंह मेहता कमेटी के थ्रू प्रपोज किए थे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कृषि विज्ञान केंद्र की एस्टेब्लिशमेंट की, तो सबसे पहला एस्टेब्लिशमेंट 1974 में पुडुचेरी में हुई थी। और इसकी फाइनेंसिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो फुल्ली सेंटर इसको फाइनेंस करता है। 2024 में फ्रेंड्स स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या स्टेट स्पॉन्सर्ड, यहां पर कंफ्यूजन था। हमें यह ध्यान रखना है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी ये स्कीम्स हैं, जिसको हमने पढ़ लिया, कृषि विज्ञान केंद्र से रिलेटेड जो भी यहां फैक्ट्स है, इसकी फंडिंग डायरेक्ट सेंटर करता है। फ्रेंड्स, कृषि विज्ञान केंद्र को हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब हम बात करते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा था यूपीआई, आधार। फ्रेंड्स, यूपीआई एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसको यूज कर सकते हैं डिजिटली, वर्चुअली हम यूज कर सकते हैं। और इसको प्रोवाइड किसने किया है फ्रेंड्स? सरकार ने। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए डिजिटली नॉलेज सर्वे डेटा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। किसको प्रोवाइड करेगी फ्रेंड्स? फार्मर्स को। किस लिए? ताकि फार्मिंग एक्टिविटी स्ट्रेंथन हो सके। इस पूरे प्रक्रिया को डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन कहा गया है। फ्रेंड्स, यहां पे हमने एक पीआईबी से
फोटो को लिया है, जो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। किसमें? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। रिमोट सेंसिंग डेटा को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, इन सबको एक साथ जब हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, और फार्मिंग एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, इनहेंस करेंगे, प्रोडक्शन यील्ड को बढ़ाएंगे। इस पूरे मिशन को हमने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन कहा है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डिजिटल एग्रीकल्चर क्या है, तो ये इन्वॉल्व करता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट फार्मिंग। प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? एक एक वह स्टेप, एक एक वह प्रिसाइज स्टेप जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बूस्ट करेगा, पर हेक्टेयर यील्ड को इंक्रीज करेगा, उसको हम कहेंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर। स्मार्ट फार्मिंग कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। जैसे फ्रेंड्स, हम यूज करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड, रिमोट सेंसिंग डेटा टू नो द एक्चुअल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स सुइटेबल फॉर दैट एरिया। यानी उस एरिया के लिए कौन सा वह क्रॉप है जो कल्टीवेट करने के लिए सुइटेबल है, वो सारी की सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से चेक करेंगे और इस नॉलेज को प्रोवाइड करेंगे। किसको फ्रेंड्स? फार्मर को। इसलिए फ्रेंड्स, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पिलर्स हैं, 2 पिलर्स हैं। पहला है फ्रेंड्स एग्री स्टैक, यानी किसान की पहचान। किसान की पहचान कैसे होगी फ्रेंड्स? पहला, फार्मर्स रजिस्ट्री, यानी जिस प्रकार से एक आधार कार्ड होता है कॉमन मैन के लिए, उसी प्रकार से फार्मर के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड तैयार की जाएगी, वह होगी फार्मर आईडी। फ्रेंड्स, जो दूसरा कंपोनेंट है एग्री स्टैक का, वह है जियो रेफरेंस विलेज मैप, यानी फ्रेंड्स लैंड रिकॉर्ड्स को जो फार्मर का आईडी है उससे लिंकअप कर दिया जाएगा। और तीसरा फ्रेंड्स क्रॉप शॉन रजिस्ट्री, यानी एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जो ट्रैक करेगा क्रॉप प्लांटिंग को, यानी वह फार्मर जो किसी खास प्रकार के क्रॉप को प्लांट किया है, प्लांट करके वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। कहां पर फ्रेंड्स? एग्री स्टैक में। किसके थ्रू? अपने फार्म आईडी के थ्रू। तो वहां पर चेक हो जाएगा कि यह क्रॉप को कब फर्टिलाइजर्स देनी है, कितनी फर्टिलाइजर्स देनी है, और इस इंफॉर्मेशन को वह फार्मर यूज करेगा और जो उसका फार्मिंग एक्टिविटी हो रहा था उसको स्ट्रेंथन करेगा, जो डिक्लाइन हो रहा था उसको वह रोक पाएगा। यानी एग्री स्टैक यह पहला पिलर है। और एग्री स्टैक का फ्रेंड्स कंपोनेंट कौन कौन है? फार्मर्स रजिस्ट्री। फार्मर्स रजिस्ट्री के थ्रू क्या होगा? फार्मर का एक आईडी क्रिएट होगा जो उसकी डिजिटल आइडेंटिटी होगा। दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स? जियो रेफरेंस विलेज मैप, यानी लिंकिंग फार्मर आईडी डेटा थ्रू लैंड रिकॉर्ड्स। जो फार्मर का आईडी है उसको लैंड रिकॉर्ड के साथ लिंक कर दिया जाएगा। और तीसरा फ्रेंड्स क्रॉप शोन रजिस्ट्री, यानी जिस भी क्रॉप को फार्मर शो करेगा उसकी रजिस्ट्री, उसकी डेटा एग्री स्टैक में प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो दूसरा कंपोनेंट है वह है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इस कंपोनेंट के थ्रू वेदर, वाटर रिसोर्सेज, उस एरिया में कितनी अवेलेबल है, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू डेटा को कलेक्ट करेगा और फार्मर को पहुंचाएगा। यानी डिसीजन
लेने में सपोर्ट करेगा। कौन सपोर्ट करेगा? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का यह पिलर कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करेगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स और भी कुछ फैक्ट्स, सॉइल प्रोफाइलिंग मैपिंग, यानी कौन सा सॉइल किस क्रॉप के लिए फेवरेबल है, इस इंफॉर्मेशन को भी डिजिटली फार्मर को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कुछ टारगेट्स, क्रिएट डिजिटल आइडेंटिटी फॉर 110 मिलियन फार्मर्स इन 3 इयर्स, यह पहला टारगेट है। दूसरा है लॉन्च ए नेशन वाइड डिजिटल क्रॉप सर्वे विद इन 2 इयर्स, 2 साल के अंदर पूरे हमारे देश में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो है लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया। फ्रेंड्स फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए लाइव स्टॉक सेक्टर को मजबूत करना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम कुछ लाइव स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड स्टेटस को देखते हैं। जैसे पॉपुलेशन, इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन है। अगर हम मीट प्रोडक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बफेलो मीट एंड सेकेंड लार्जेस्ट है गोट मीट प्रोडक्शन में। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स फिशरीज एंड मिल्क तो 1 नंबर पे है इनलैंड फिशरीज में, और मिल्क प्रोडक्शन में भी 1 नंबर पे है। दुनिया का 25% मिल्क इंडिया प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की तो ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है फ्रेंड्स लगभग 30.19% यानी लगभग 30% एग्रीकल्चरल जीवीए और 5.73% टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड 2021-22 का कंट्रीब्यूट करता है। यानी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी हाई है लाइव स्टॉक सेक्टर का, लेकिन उतना भी हाई नहीं है दूसरे देश डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो। अगर वहीं पर फ्रेंड्स हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की तो लगभग 70% रूरल हाउस होल्ड को एम्प्लॉय करता है। यानी पॉपुलेशन, मीट प्रोडक्शन, फिशरीज एंड मिल्क, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट, 5 फैक्टर्स पर देखते हैं फ्रेंड्स इसकी स्टेटस तो इस प्रकार से थी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स लाइव स्टॉक से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस, इकोनॉमिक लॉसेस, अगर एनिमल को डिजीज हो जाए, आजकल की डिजीज जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, इसके कारण बहुत सारा जो कैटल्स हैं वे डेथ कर जाते हैं और फार्मर को इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरा चैलेंज वह है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। इंडिया रैंक करता है 4th ग्लोबली इन एंटीबायोटिक यूज इन एनिमल्स। फ्रेंड्स एनिमल को तबीयत खराब हुआ, हमने एक एंटीबायोटिक उसको दे दिया विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। हुआ क्या, उस एंटीबायोटिक के लिए उस एनिमल के बॉडी में एक रेसिस्टेंस डेवलप हो गई और जो उसको एक्चुअल डिजीज है वह डिजीज अब खत्म नहीं हो रहा है, वह कैटल अंततः डेथ कर जाएगा। इसी को फ्रेंड्स एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहा गया है। इंडिया ग्लोबली 4th नंबर पर रैंक करता है इस डिजीज के कारण। अगर हम बात करें फ्रेंड्स लो प्रोडक्टिविटी, जो कैटल का एवरेज प्रोडक्टिविटी है हमारे इंडिया में फ्रेंड्स वह 1777 किलोग्राम पर एनिमल पर ईयर है, जो कि बहुत ही कम है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स लाइव स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो लाइव स्टॉक सेक्टर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं वह इस प्रकार से है। पहला, यूनिफाइड जीनोमिक चिप, जिसको गौ चिप के नाम से भी जाना जाता है। किसके लिए फ्रेंड्स? कैटल। और एक और चिप है महिष चिप, ये किसके लिए फ्रेंड्स? बफेलो के लिए, जिसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। हो फ्रेंड्स यूनिफाइड जीनोमिक चिप किसके लिए है, किसने डेवलप किया है, आप समझे होंगे। दूसरा जो इनिशिएटिव है फ्रेंड्स
इंडिजीनियस सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारे देश की कैटल्स हैं उनको स्ट्रांग बनाए, उनको हाइब्रिड करे, उनसे रिलेटेड जो भी सीमेंस है उसको कलेक्ट करें, ताकि यहाँ के क्लाइमेट में वीक कैटल्स रिजिलियंस को शो कर पाए। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तीसरा इनिशिएटिव वो है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका एम है कंट्रोल एंड इरेडिकेट फुट माउथ डिजीजेज एंड ब्रूसेलोसिस। हो फ्रेंड्स, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, कृषि विज्ञान केंद्र और लास्ट में हम लोगों ने लाइव स्टॉक सेक्टर को देखा, समझा। एक और इनिशिएटिव फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यह किसके लिए है फ्रेंड्स? तो डेवलपमेंट कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस बोवाइन ब्रीड्स एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। बोवाइन ब्रीड्स कहने का मतलब फ्रेंड्स जैसे कैटल हो गया, बफेलो हो गया, गाऊ हो गया, काऊ हो गया, इनको हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना है फ्रेंड्स? कंजर्व करना है, इनको डेवलप करना है ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस किया जा सके। कैसे करेंगे? और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमने फ्रेंड्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये लिस्ट किया है, उसके कुछ चीज़ों को अभी हम लोगों ने देखा है। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स इससे आगे देखेंगे। यदि लेक्चर आपको पसंद आया लाइक कीजिए, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई कमेंट कीजिए, फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में टेक्स्ट कीजिए, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।